question you have. That's you. Okay. You don't have any spare copies. It's very difficult to organize those books in India. Normally Indian bookshops also don't sell it. So it'd be nice if you can, especially people like Jeremiah Better and other people who are serious thinkers on this. If it's possible for you, can you organize to send by mail? It's not available, even not available in JNU, I think. Yeah, it will be lovely. Cheaper and faster. How long are you staying? In JNU, it is done within 2 hours. And it's very cheap. It's 50 paise per page. The book with full binding, it comes around 80-90 rupees. It's very cheap. It will be nice because it's not available here and because it's a serious subject. And the questions you raised, I agree with that. But John Bellon Foster also belongs to that same school of class and ecology. डियर फ्रेंड्स, हिंदी बोलो यार। हाँ, मैं तो हिंदी में ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करूँ। दोस्तों, मैं सैडेट की तरफ से और आप सभी साथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। हम शेड्यूल से काफ़ी पीछे हैं, तय समय से काफ़ी पीछे हैं, फिर भी बिना समय और ज़्यादा बर्बाद किए हुए मैं ये जो पहला सत्र है आज के दिन का, एरोम शर्मिला एंड द सत्याग्रह फॉर पीस, उसमें जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर दीप्ति प्रिया मल्होत्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और इस सत्र की अध्यक्षता के लिए पुतुल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। चूँकि इसे हमें 10 बजे शुरू करना था और अभी हम लगभग 40 मिनट की देरी से शुरू कर रहे हैं। 11:30 हम लगभग पौने 12 बजे तक ये सत्र चलाएं, 11:45 तक। 12 सवा 12 चलाइए, 12:15 जितना समय लगे आराम से। ठीक जी, जितना भी समय वक्ता और बाकी साथियों में से जिसको पूरी चर्चा में भागीदारी करनी हो वो चलाया जाए, उसी हिसाब से फिर समय पीछे लेट हुए हैं तो शैली तो मत, दो चीजें गड़बड़ मत करिए। खुल के बातचीत की शैली को मत सेक्रीफाइस कीजिए। ठीक। डिप्टी और अध्यक्ष महोदय आप शुरू करें। कौन करें? सभी साथियों को धन्यवाद। इतनी ठंडी में हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो टॉपिक है शर्मिला एंड द सत्याग्रह फॉर पीस, दीप्ति प्रिया जी आई हैं, उनका काम है और उस पे बात अभी तो बोलने वो अपनी बात रखें। मुझे लगता है इस पे बहुत डिस्कशन करना चाहिए। ये पूरे देश में विश्व के मानवाधिकार का सवाल है, तो हम सोचते हैं कि इस पे डिस्कशन और आगे की बात भी होनी चाहिए। तो मैं दीप्ति प्रिया जी से कहूँगी कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबको नमस्कार। प्रश्न की हिंदी में ही बोलूँ पूरा सबके
के लिए इज इट ऑलराइट इफ आई स्पीक इन हिंदी? इरम शर्मिला के बारे में मेरे को मालूम नहीं है कि लोगों को कितना आइडिया है, तो मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगी पहले कि वो क्या कर रहे हैं और फिर उसका महत्व हम लोग सबके लिए। इरम शर्मिला मणिपुर की है और ये करीब 9 साल हो चुके हैं। 9 साल से ये भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं। 9 साल से ये दुनिया का सबसे लंबा अनशन है। किसी ने रिकॉर्डेड इतिहास में तो इतना लंबा अनशन किसी ने नहीं किया है और ये एकदम पॉलिटिकल है, एकदम ये राजनीतिक है। ये वहाँ मणिपुर में जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशल पावर्स, जो फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए स्पेशल पावर्स, खास उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, जो जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस वहाँ ऑन साइट शूट कर सकते हैं। किसी को देख के केवल कहना है कि हमको शक था, केवल शक के बल पे शूट कर सकते हैं। और ये और ऑफिसर्स नहीं, लोअर फंक्शनरीज भी शूट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं किसी भी प्रेमाइसेस को, एंड शूट टू किल हो सकता है। अब ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ इरम शर्मिला अनशन कर रही हैं। ये एक्ट वहाँ 30 साल से लागू है। जो इमरजेंसी एक्ट है, वैसे जो 6 महीने से ज़्यादा लागू नहीं होना चाहिए, उसको रिव्यू होना चाहिए हर 6 महीने कम से कम, पर ये लागू है अब 30 साल से। इसके तहत जितना भी नॉर्मेलिटी कहेंगे कि शांति वहाँ की, अमन शांति भंग हो चुकी है। सरकार का जो मकसद है वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। सरकार का मकसद ये कानून लगाने में है कि वहाँ पे उग्रवाद को कहेंगे या इंसर्जेंसी हम कहते हैं, उसको विद्रोह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसको उग्रवाद भी ट्रांसलेट, या भूमिगत गुट हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं। अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं और ये 1960s से हैं मणिपुर में। 1947 से इतना नहीं है जितना 1960s से शुरू हुए हैं। 1947 के इतिहास से हालांकि उनका उत्पत्ति जुड़ी हुई है। 1947 में भी जब उनको भारत का हिस्सा बनाया गया पूरे राज्य को, तब भी काफ़ी वहाँ के लोग मानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे एक धोखा किया गया उनके साथ। उनको 1949 में एक्चुअली भारत का हिस्सा जिस तरह से बनाया गया, उसको धोखा माना जाता है। उससे पहले मणिपुर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अपनी पूरा एक अलग असेंबली बनी थी। 1949 में पार्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया, माने पूरा स्टेट भी नहीं, इसको करार कर दिया गया था, जिसका एक्चुअली वाइड स्प्रेड वहाँ पे नामंजूरी है। ऐतिहासिक तौर पे मणिपुर एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है, एक स्वतंत्र राज्य रहा है। तो ऐतिहासिक तौर पे इसका 2000 पुराना इतिहास है कम से कम, जिसमें लिखित इतिहास भी है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स बता रही हूँ कि वहाँ का इतिहास और लिखित इतिहास, उसका जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। 2000 साल से वहाँ का एक मोनार्की थी, वो ही एक मोनार्किकल मैंने काफ़ी स्टेबिलिटी रही है वहाँ पे। एक निंगथौजो डिनेस्टी है जो ऑलमोस्ट 1900 ईयर्स वहाँ पे पावर में रही है। वहाँ पे मेइतेई लोग बहुमत में हैं, मेइतेई प्रजाति, और भी वहाँ कुकीज़, नागाज, कम से कम 30-35 अलग अलग प्रजातियाँ हैं मणिपुर में। तो कॉम्प्लेक्स जगह है, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, और वहाँ बहुत सारे, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी खूबियाँ हैं। अभी भी देखें तो हालांकि वहाँ बहुत हिस्सा है उस राज्य में, पर वहाँ का जो थिएटर है वो वर्ल्ड क्लास थिएटर वहाँ का है। दुनिया भर में रतन प्रियंका, कन्हैयालाल का थिएटर दुनिया भर में लोग जानते हैं। वहाँ का स्पोर्ट्स जो है अभी भी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स है। इस तरह की खूबियाँ, वहाँ का लिटरेचर बहुत, वहाँ का पोइट्री बहुत रिच है। ये सारी खूबियाँ अभी भी हैं, परंतु उस राज्य में 1960s से जब भूमिगत ग्रुप्स या इंसर्जेंसी शुरू हुई,
उसका कारण अगर देखा जाए तो यही था कि एक छोटा सा राज्य बना दिया गया, भारत का हिस्सा बना दिया गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया पूरे सेंटर की ओर से, यहाँ भारत के केंद्र की ओर से। वहाँ के लोगों का मानना है, और अगर देखा जाए तो सही, इसको कोई गलत कह नहीं सकता, कि वहाँ सही विकास हुआ नहीं है। वहाँ का खेती बाड़ी, पहले धान उगता था, खूब धान होता था, वहाँ कपास भी होती थी पहले, पर कॉलोनियल टाइम से उसमें जो हानि आई, उसमें जो धान कम होने लगा, कपास एकदम बंद हो गया, वहाँ बिल्कुल कपास की खेती खत्म हो गई है, वो रिवाइव नहीं हो पाया। हमारे भारत के राज्य के अंदर वहाँ कपास अभी भी नहीं उगता है, वहाँ का धान जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कॉलोनियल टाइम्स में एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। और वहाँ का एकदम जो इकोनॉमी है वो सेंटर से ही चल रही है इस तरह से, क्योंकि बहुत पैसा नॉर्थ ईस्ट में सेंटर की तरफ से, आप जानते हैं कि 10% ईयरमार्क्ड है हर डेवलपमेंटल हेड में नॉर्थ ईस्ट के लिए, बहुत पैसा जा रहा है, पर वो पैसा सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि वो ज़मीन पे जो होना चाहिए, जिस तरह का खेती का विकास, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लोगों की जीविका, शिक्षा, ये सब एकदम नेग्लेक्टेड है। तो ये वहाँ के लोगों का हाल है, और इस स्थिति की वजह से दोनों स्थितियाँ देखिए कि एक तरफ एक इंडिपेंडेंट राज्य को एक पूरे देश का हिस्सा खींच के बना दिया गया, जो लोग मानते हैं उसके से किया गया, और दूसरी तरफ इस देश ने वहाँ का विकास नहीं किया। तो इस स्थिति से उत्पन्न हुए वहाँ के अंडरग्राउंड मूवमेंट। इन सर्टेन ग्रुप्स 1960s में थोड़े से थे, कुछ दर्जन लोग होंगे। UNLF जब शुरू हुआ, वहाँ पे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो आज तक वन ऑफ द मेन अंडरग्राउंड ग्रुप्स है। UNLF को बहुत वाइड स्प्रेड सपोर्ट था एक्चुअली, और वो गरीबों के लिए सीधा काम करते थे गरीबों के लिए। तो ये वहाँ का उसके बाद जब सरकार की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1960 से ही लागू होने लगा कुछ भागों में, जो नागालैंड से जुड़े हुए उखरुल वगैरह भाग हैं, वहाँ पे पहले लागू हुआ। 1980 तक पूरे राज्य में लागू हो गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, पूरे मणिपुर में। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू जिस तरह से हुआ, उससे जो स्पेशल पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को मिली, उस वजह से जितना मारामारी बढ़ गई, जितनी हिंसा बढ़ गई, उस वजह से इंसर्जेंसी भी बढ़ती गई। ये बहुत एक्चुअली सिंपल लॉजिक एक स्तर पे है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत अगर आम जनता को भी शूट किया गया है, जो किया गया है, आर्म्ड लोगों पे भी एट्रोसिटीज हुई हैं, क्योंकि ये पावर्स बहुत वास्ट हैं कि आप किसी आर्म्ड फोर्सेस का बंदा किसी भी सिटीजन को शूट कर, किसी नागरिक को गोली से उड़ा सकते हैं, और ये हुआ है। और ये अखबारों में, वहाँ के अखबार अगर देखें 40 साल से, तो वो इतना मारामारी, इतनी मारकाट हुई है। एक तरफ सरकार अगर किसी आम नागरिक को मार देती है, बिना वजह बेवजह बेकसूर को मारती है, तो आप समझ जाएंगे कि उसी क्षण और उग्रवाद पैदा होगा, क्योंकि जो जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की बेबसी, जिस तरह का एक रिवेंज की भावना एक आम इंसान के दिल में